डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको सागरीय जल के कार्य तथा उससे उत्पन्न होने वाली स्थलाकृति के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम और भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि सागरीय जल जो है वो किस तरह से कार्य करता है और उसके अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं निक्षेप जनित स्थलाकृतियों के बारे में कि सागरीय जल के द्वारा जो निक्षेप होता है उससे किस किस प्रकार की और किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो पहली स्थलाकृति है पुलीन, दूसरी कस्प पुलीन, रोधिका, रोध, अपतट रोधिका, तटीय रोधिका, स्पिट, हुक और लूप। ये जो इस स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं वो सभी निक्षेप जनित स्थलाकृतियों के नाम है। इसके अलावा संयोजक रोधिका, छल्लेदार रोधिका, टोम्बोलो, रोधी द्वीप, ज्वारीय प्रवेश द्वार, पंख युक्त शीर्ष स्थल, समुद्रोन्मुखी तटीय प्रसार और इसके अलावा मैंग्रोव दलदल, सबका तथा डेल्टा को भी सागर तटीय भागों में निक्षेप जनित स्थल रूपों के अंतर्गत रखा जाता है। और डेल्टा का जो निर्माण होता है वो नदी के निक्षेप के द्वारा होता है और डेल्टा का निर्माण भी निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, लेकिन ये नदी के निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृति है जो कि सागरीय भाग में बनती है। अब हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं पुलिन के बारे में। तो सागरीय तट के सहारे मलबा के निक्षेप से जो स्थल रूप बनता है उसको हम पुलिन कहते हैं। और पुलिन का निर्माण जो होता है उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच के स्थानों में होता है। तो ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, पुलिन का जो निर्माण होता है किन तलों के बीच में होता है। तो पुलिन का निर्माण उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच में होता है और ये सागरीय तट के सहारे मलबा के निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृति है। भारत के पश्चिमी तटीय भागों के विकसित पुलिनों में जुहू पुलिन जो कि मुंबई तट पे है, गोवा तट के सहारे है कोलबा, कलनगुट और अंजना आदि पुलिन, और केरल तट के सहारे है कोबलम पुलिन, जबकि पूर्वी तट के सहारे मैरीना पुलिन जो कि चेन्नई तट पे है, और विशाखापट्टनम पुलिन तथा पूरी पुलिन ये उड़ीसा तट पर महत्वपूर्ण जो पुलिन है वो पाए जाते हैं। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इन पुलिन की स्थिति के बारे में पूछा जाता है कि जुहू पुलिन जो है वो किस तट पर है, तो मुंबई तट पर, और गोवा तट के सहारे कोलबा, कलनगुट और अंजना पुलिन पाए जाते हैं, और केरल तट के सहारे कोबलम पुलिन पाया जाता है, जबकि मैरीना पुलिन जो होता है वो चेन्नई तट के सहारे, और विशाखापट्टनम पुलिन और पूरी पुलिन जो है वो उड़ीसा तट के सहारे पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पुलिन है। यहाँ आप इस स्लाइड पर देख पा रहे हैं कि पुलिन को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। हम यहाँ देख रहे हैं ये जो मलबा का निक्षेप हुआ है इस पार्ट में, और यहाँ ये पुलिन कहलाता है जो कि निक्षेप जनित स्थलाकृति है। दूसरी है कस्प पुलिन या कस्प बीज। अधिकांश पुलिन के सागरवर्ती भाग में रेत, गोलाश्म तथा बजरी का तरंगों द्वारा इस तरह से निक्षेप हो जाता है कि वो सागर की ओर निकले रहते हैं, और इस तरह से निक्षेप जो होता है वो पतले पतले कटकों के रूप में हो जाता है और जो सागर की तरफ निकले रहते हैं। इस तरह के निकलते हुए कटकों के बीच की दूरी जो होती है प्राय समान होती है, और इन निकलते हुए कटकों को ही कस्प पुलिन कहा जाता है या कस्प युक्त पुलिन, या इसको हम कस्प पुलिन कहते हैं। तो जो कटक के रूप में आकृति निकलती है उसको हम कहते हैं कस्प पुलिन या कस्प बीज। यहाँ इस स्लाइड पर कस्प बीज को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे कटकों के रूप में जो स्थलाकृति निकली हुई है उसी को हम कहते हैं कस्प पुलिन या कस्प बीज। अब हम बात कर रहे हैं रोधिका या रोध के बारे में। तो तरंगों तथा धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण जो निर्मित कटक या बांध होते हैं उसको कहते हैं रोधिका। और यहाँ हम देख रहे हैं ये तरंगों के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से जो बांध का निर्माण किया गया है उसको हम कह रहे हैं रोधिका।
ये दूसरे फोटो में भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ तरंगों के द्वारा जो एक तरह के बांध का निर्माण किया गया है, ये प्रकृति द्वारा स्वतः बनाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं रोधिका या बांध। अब हम बात कर रहे हैं अपतट रोधिका की। जब रोधिका का निर्माण तट से दूर होता है और वो तट के समानांतर होता है, लेकिन उसका तट से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है, तो इस तरह से जो आकृति बनती है उसे कहते हैं अपतट रोधिका या तटीय रोधिका कहते हैं। यहाँ इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अपतट रोधिका होती है उसका निर्माण होता है। ये यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, ये अपतट रोधिका का निर्माण हुआ है, ये तट से दूर है और इस अपतट रोधिका और तट के बीच में इस लैगून का निर्माण हो गया है। यहाँ ये खाड़ी को दिखाया गया है, ये स्पिट को दिखाया गया है और ये जो द्वीप है उसको दिखाया गया है। यहाँ टोम्बोलो को दिखाया गया और ये वाला जो भाग है वो बीच का भाग है। अब हम बात कर रहे हैं स्पिट के बारे में। जब सागरीय मलबा का निक्षेप इस तरह से होता है कि वो रोधिका के रूप में जल की ओर निकला रहता है, तो उसे स्पिट कहते हैं। स्पिट का एक भाग जो होता है वो शीर्ष स्थल से संलग्न होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो सागर की ओर निकला रहता है, यानी एक भाग से ये स्थल से जुड़ा रहता है और दूसरी भाग जो होता है वो सागर की ओर खुले भाग की तरफ होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये स्पिट को दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये जो सागरीय भाग होता है ये स्थलीय भाग वाला एक हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है और ये देख रहे हैं हम फोटो के माध्यम से जो स्पिट है उस आकृति को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इसके अलावा यहाँ भी हम देख पा रहे हैं ये स्पिट्स जो हैं इनको दिखाया गया है। ये टोम्बोलो भी जो होता है एक प्रकार का स्पिट ही होता है। ये बैरियर आइसलैंड है, ये कस्पट फोरलैंड है और ये जो फोटो है वो लॉन्ग आइसलैंड न्यूयॉर्क का है जो आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं हुक की। तूफानी तरंगों के स्पिट के आकार में जो परिवर्तन लाती है, जो तूफानी तरंगे होती हैं वो स्पिट के आकार में परिवर्तन लाती रहती है। एक और स्पिट के निर्माण में भाग लेने वाली तरंगे उसके या सिरे या अग्र भाग पर जो पदार्थों का जमाव करती रहती है, यानी स्पिट जो होता है सागर की तरफ बढ़ता जाता है, तो तरंगे एक साइड में तो क्या करेंगी, स्पिट जो सागर की तरफ बढ़ रहा है उसके आकार में या उसके जमाव में जो बढ़ोतरी करती रहती है और दूसरी तरफ दूसरी जो धाराएं होती हैं वो क्या करती है, स्पिट को अपने बल के द्वारा उसको मोड़ करके उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का प्रयास करती है। जब मोड़ने वाली तरंग या धारा अधिक प्रबल हो जाती है तो स्पिट का जो आगे का भाग होता है वो मुड़ जाता है और धीरे धीरे ये जो मोड़ होता है वो बढ़ता जाता है और कुछ समय के बाद में अंकुश या हुक हमने जो देखा है, हुक की जो आकृति होती है इस तरह से स्पिट जो होता है मुड़ी हुई आकृति में कन्वर्ट हो जाता है और उस मुड़ी हुई आकृति को ही हम कहते हैं स्पिट या हुक उसको कहते हैं। जब एक स्पिट में इस तरह से कई हुकों का निर्माण हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मिश्रित हुक या कंपाउंड हुक। तो स्पिट पहले बनती है, स्पिट के बाद में हुक का निर्माण होता है और हुक में जब बहुत सारी आकृतियां मुड़ी कई हुक का निर्माण हो जाता है तो उसको मिश्रित हुक कहते हैं। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मिश्रित हुक किसे कहा जाता है। यहाँ इस स्लाइड पर हम देख पाएंगे स्पिट, हुक और लूप को। यहाँ इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ ये स्पिट का निर्माण हुआ है और ये टोम्बोलो को दिखाया गया है। यहाँ इस साइड में हम देख पा रहे हैं कि स्पिट जो आकृति बनती है वो इस तरह से बनती है। ये तटीय भाग को दिखाया गया और इधर वाला ये भाग जो है सागरीय भाग है। इधर ये स्पिट जो होता है वो बढ़ता है। यदि ये इस तरह से बढ़ता रहे और तरंगों के दबाव के कारण ये इस तरह से मुड़ जाए तो ये हुक कहलाता है और बहुत सारी हुक यदि स्पिट में बन जाए तो ये कंपाउंड हुक कहलाता है। और एक स्टेज ऐसी होएगी कि ये हुक बढ़ते बढ़ते इस तरह से एक ये जो इसका अगला किनारा होता है वो वापस से जाकर स्थलीय भाग में मिल जाता है, तो ये जो आकृति बनती है उसको हम कहते हैं लूप। यहाँ इस बीच को दिखाया गया है या लेग्यून्स को दिखाया गया है। इस तरह से स्पिट, हुक और लूप का जो निर्माण होता है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है, या पहले स्पिट बनेगा उसके बाद हुक बनेगा उसके बाद लूप बनने की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ होती है। यहाँ हम लूप या छल्ला के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी स्पिट इतना अधिक मुड़ जाती है कि वो वापस पुनः तट से जाकर के मिल जाती है और एक
पूर्ण छल्ले का निर्माण हो जाता है जिसके अंदर सागर का जल बंद हो जाता है और इस तरह की आकृति को लूप या छल्ला कहते हैं। तो हमने अपनी ये पीछे की स्लाइड में देखा कि यहाँ जो ये हुक था, ये हुक मुड़ते 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 पुनः जाकर के स्थल से जुड़ गया, तो ये लूप की आकृति बन गई और बीच में यहाँ पर ये सागर का जल मौजूद रहता है, तो इस आकृति को हम कहते हैं लूप कहते हैं। जब किसी द्वीप के चारों तरफ स्पिट का विकास होता है तो उसे लूप रोधिका या छल्लेदार रोधिका भी हम कह सकते हैं। तो यदि ये जो लूप बन रहा है वो किसी द्वीप के चारों तरफ बन जाए, तो किसी द्वीप के चारों तरफ बन जाए तो उसको कहेंगे लूप रोधिका या छल्लेदार रोधिका, हम उसको कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संयोजक रोधिका या कनेक्टिंग बार की। तो जब रोधिका के सहारे या जब तट के सहारे रोधिका का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि दो शीर्ष स्थलों को या दो द्वीपों को वो जोड़ देती है और या किसी द्वीप का संबंध तट से कर देती है, तो उस रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। तो या तो वो दो द्वीपों को जोड़ दे या तट के जो दो किनारे हैं यदि उनको जोड़ दे तो वो कहलाती है संयोजक रोधिका या कनेक्टिंग बार। दो शीर्ष स्थलों को मिलाने वाली रोधिका का संयोजक रोधिका कहते हैं, परंतु तट के किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं। तो संयोजक रोधिका और टोम्बोलो में डिफरेंस ये होता है कि संयोजक रोधिका जो होती है वो द्वीप के दो भागों को यानी तट के दो भागों को मिलाती है और टोम्बोलो जो होती है किसी द्वीप को स्थल भाग से जोड़ने की जो क्रिया होती है या स्पिट के द्वारा जो जुड़ी हुई आकृति होती है उसको हम टोम्बोलो कहते हैं। तो टोम्बोलो के बारे में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। टोम्बोलो तट और द्वीप के बीच में पुल का कार्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि तट और द्वीप के बीच में पुल का कार्य कौन करता है, तो वो टोम्बोलो करता है। भारत के पूर्वी तट पर चिल्का जो कि उड़ीसा में है चिल्का झील और पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु में है लैग्यून झील के उदाहरण है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो झील है वो लैग्यून झील है। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि चिल्का झील और पुलिकट झील जो है वो किस तरह की झीलें हैं। अब हम यहाँ इस फोटो में टोम्बोलो को देख पा रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये तटीय भाग था और ये अलग से एक द्वीप था। इन दोनों को जोड़ने वाली जो स्थलाकृति है या जो स्पिट है वो टोम्बोलो कहलाता है। यहाँ भी ये देखो टोम्बोलो को आप दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं तटीय तर भाग की या कोस्टल वेटलैंड्स की। तटीय क्षेत्रों में विकसित सपाट दलदली भागों का निर्माण जब आर्द्र उष्णकटिबंधीय भागों में होता है तो उन्हें कहते हैं तटीय तर भाग और इनका निर्माण जो होता है सामान्यतः स्पिट या रोधिका के पीछे होता है। तो स्पिट या रोधिका के पीछे जो दलदली भाग का निर्माण होता है उसी को कहते हैं तटीय तर भाग। और मैंग्रोव वन जो होते हैं इन तटीय तर भागों की विशेषता होती है क्योंकि पश्चिमी बंगाल के तटीय तर भाग पर जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो विश्व में विख्यात मैंग्रोव वन है। तो तटीय तर भाग की प्रमुख विशेषता होती है कि वहां पर मैंग्रोव वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं तटीय तर भाग या कोस्टल वेटलैंड्स को दिखाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कोस्टल वेटलैंड्स जो होते हैं वो इस तरह से विकसित हो जाते हैं। ये हमने फोटो के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कोस्टल वेटलैंड और मैंग्रोव जो होते हैं उनको फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं सबका के बारे में। तो जो सबका होते हैं शुष्क उष्णकटिबंधीय भागों में तटीय भागों में सपाट निक्षेप जनित तटों को साल्ट फ्लैट या सबका कहते हैं। तो सबका जो होते हैं वो शुष्क उष्णकटिबंधीय भागों के तटीय भागों में सपाट निक्षेप जनित तट होते हैं जिनको हम साल्ट फ्लैट या सबका कहते हैं। और यहाँ इन सबका को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया कि सबका जो आकृति होती है वो किस तरह की होती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो ये तटीय स्थलाकृतियाँ हैं या हम कह सकते हैं जो सी वाटर के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं उससे संबंधित पूरे विस्तृत टॉपिक के अध्ययन के लिए 3 वीडियो बनाए गए हैं। पूरे विस्तृत टॉपिक का अध्ययन करने के लिए आप तीनों वीडियो को जरूर देखें।
पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।